नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। गुजरात में भूपेंद्र सिंह पटेल को चुना गया विधायक दल का नेता, पेश की सरकार बनाने की दावेदारी। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर कांग्रेस हाईकमान ने लगाई मुहर। मुकेश अग्निहोत्री को बनाया हिमाचल का उप मुख्यमंत्री। वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल यात्रा में लिया भाग। कहा, साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए होता है लाभदायक। युवाओं से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का किया आह्वान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, उत्तर प्रदेश बन गया दुनिया के लिए सबसे बड़ा आर्थिक गंतव्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से बदली दृष्टि। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक समारोह का किया समापन। और भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने मचाया तूफान। 131 गेंदों पर बनाया 210 रन। खेली बांग्लादेश के खिलाफ चटखांव में विस्फोटक पारी। विराट कोहली ने भी बनाए 113 रन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में शनिवार को विधायक दलों के नेता चुन लिए गए। शिमला में 2 दिन की गहमागहमी के बाद कांग्रेस की ओर से सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री चुने जाने की घोषणा की गई। गुजरात में भूपेंद्र पटेल विधायक दल के नेता चुने गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की कवायद और शीर्ष नेतृत्व के दखल पर अंततः समन्वय का फार्मूला तय हो गया। प्रतिभा सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थकों को मना लिया गया। शिमला में शनिवार सुबह से कांग्रेस विधायक एक होटल में जुटे रहे, जहां पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय कमलम में सर्वसम्मति से भूपेंद्र सिंह पटेल को विधायक दल का नेता चुना गया है। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अजय मुंडा मौजूद रहे। बैठक के बाद पटेल ने कहा कि सभी नेताओं ने मुझे चुना है। गुजरात के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन किया है। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद भाजपा ने पहले से तय मुख्यमंत्री पद के चेहरे भूपेंद्र पटेल पर आखिरकार औपचारिक मुहर लगा दी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में पार्टी के विधायकों ने भूपेंद्र पटेल को अपना नेता चुना। भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव विधायक कनु देसाई ने रखा। मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात की जनता ने जो भरोसा रखा है वो भूपेंद्र भाई सार्थक करेंगे। भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में गुजरात का और विकास होगा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे भूपेंद्र पटेल ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि उनकी सरकार ने समान नागरिकता संहिता को लेकर एक कमेटी बनाई थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर नई सरकार आगे फैसला लेगी। वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नई सरकार सोमवार के दिन शपथ लेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। नई सरकार बनने से पहले जहां भाजपा ने जनता के साथ किए अपने वायदों को पूरा करने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर गुजरात को बदनाम करने के लिए आड़े हाथों लिया। 27 साल के ये संबंध और जिस प्रकार से विपक्ष ने गुजरात के लोगों को चुनाव जीतने के लिए बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ठीक उसी प्रकार से गुजरात की जनता ने चुन चुन के जवाब दिए हैं। ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं था, ये चुनाव संबंध और विश्वास का चुनाव था। और संबंध और विश्वास के चुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में विजय हुआ है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली है, जिसको लेकर तमाम पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। पीएम मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात की जनता से नरेंद्र भूपेंद्र की टीम को अभूतपूर्व जीत दिलाने की अपील की थी और कहा था कि भूपेंद्र को नरेंद्र से भी बड़ी जीत दिलाइएगा। और नतीजों के बाद 156 सीट जीतने पर पीएम मोदी ने भी गुजरात की जनता का आभार व्यक्त किया था। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए।
और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे भूपेंद्र पटेल ने इस बार करीब 2 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने घाटलोडिया सीट से लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की। भूपेंद्र पटेल गुजरात के पाटीदार नेता हैं और पाटीदार आंदोलन को खत्म कराने में भी भूपेंद्र पटेल की अहम भूमिका रही थी। भूपेंद्र पटेल 1995 में अहमदाबाद के मेमना नगर पालिका के पहली बार सदस्य चुने गए थे। इसके बाद 1999 और फिर साल 2004 में भी इसके सदस्य बने। 1999 से लेकर 2004 तक वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। साल 2008 से 2010 तक अहमदाबाद नगर निगम के उपाध्यक्ष रहे। 2015 से 2017 तक अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के वे अध्यक्ष भी रहे। साल 2017 में भूपेंद्र पटेल ने पहली बार घाटलोडिया विधानसभा का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड 1,17,000 वोटों से जीते और अब दूसरी बार विधायक बनने के बाद फिर से सीएम बनने वाले हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्निहोत्री के नाम का ऐलान किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11 बजे होगा। कांग्रेस आलाकमान ने नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता के तौर पर सुक्खू के नाम पर मोहर लगा दी है। शनिवार की देर शाम शिमला में हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक के बाद इसका औपचारिक ऐलान किया गया। बैठक में कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला और पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। सर्वसम्मति से सारे विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को विधायक दल का नेता चुना है। कल उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री के रूप मुकेश अग्निहोत्री जी को पदासीन किया गया। ये हाईकमान ने निर्णय लिया है। अभी हम कुछ मंत्रियों की शपथ करेंगे, उसके बाद मंत्री में होने का मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। गोरखपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन अवसर पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। सप्ताह भर से चल रहे समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, इंटरमीडिएट, स्नातक और परास्नातक के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। सप्ताह भर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षण संस्थानों के अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस अवसर पर 236 लोगों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश सबसे शानदार आर्थिक गंतव्य है। बड़े से बड़े देश भी आर्थिक गंतव्य चुनने के लिए उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचार एवं दूरदृष्टि का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में हर नौजवान को रोजगार मिलेगा और किसान समृद्ध होगा। ये प्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सिरमौर बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। विकास के हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, चाहे सर्विस का सेक्टर हो, चाहे नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिलने का हो, अच्छी चिकित्सा हो, तकनीकी ज्ञान विज्ञान हो, उस दिशा के अंदर एक लंबा दृष्टिकोण बनाकर काम शुरू किया। उत्तर प्रदेश जो विश्व के कई राज्यों को मिलाकर भी देश नहीं बन सकते, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है। लेकिन आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर शांति है, कानून व्यवस्था बेहतर है, हर व्यक्ति को न्याय, सम्मान, समतामूलक समाज का निर्माण की योजना, और इसीलिए जिस देश के अंदर शांति होती है वह देश और प्रदेश प्रगति और खुशहाली की ओर बढ़ता है।
पहली बार है आजादी के बाद। आजादी के पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनमें दुनिया की कुल आबादी की 60% आबादी निवास करती है, जिनमें दुनिया का 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है, दुनिया की 85% जीडीपी यानी कुल इनकम का जो भी दुनिया के पास है उसका 85% पर इन 20 देशों का अधिकार है। और दुनिया के अंदर नए इनोवेशन के लिए या रिसर्च के लिए जो भी कार्य होते हैं, जो भी पेटेंट होते हैं, ऐसे 90% पेटेंट पर इन 20 देशों का अधिकार होता है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में G20 के इन देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। यह भारत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने युवा मोर्चा के साथ साइकिल यात्रा में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक होता है। उन्होंने कहा कि कम दूरी के स्थानों पर लोगों को साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। युवाओं से आह्वान किया कि अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहें। साइकिल यात्रा के उपरांत उन्होंने मलदहिया चौराहे पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समाज में, सोसाइटी में साइकिलिंग का प्रचलन बढ़े, उस उद्देश्य के साथ हमारे काशी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने आज साइकिल यात्रा की, मैं भी यात्रा के साथ जुड़ा और इस यात्रा के माध्यम से हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि यदि आपको दूर जाना न हो, आपके घर के नज़दीक वर्क प्लेस हो या तो घर के नज़दीक ही आना जाना हो, तो साइकिल का अवश्य उपयोग करें ताकि पर्यावरण की भी सुरक्षा हो, स्वास्थ्य की भी सुरक्षा हो और आपको सुविधा भी रहेगी, ट्रैफिक का भी समाधान हो। इस दृष्टि से साइकिलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। वाराणसी में आज सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर का विधिवत दर्शन पूजन किया। सर्वप्रथम मंत्री बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन करने के उपरांत बाबा विश्वनाथ मंदिर धाम पहुंचे और जलाभिषेक कर बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया। हिंदू शास्त्र में काशी विश्वनाथ जी का एक बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन कालीन इस मंदिर में पहले भी कई बार आया, लेकिन इस बार मैंने सारा परिसर क्षेत्र का जो विकास हुआ है, सुविधा बढ़ी है, मेरे साथ अनेक भक्तजन दर्शन पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं और दर्शन पूजा करके अपने स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। लेकिन इस बार सुविधा दर्शन के लिए हमें बहुत आसानी हुई। सब लोगों ने भी बहुत भक्तिभाव से दर्शन करते हुए मैंने देखा। वाराणसी में कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा सेवा निधि के तत्वाधान में पूर्ण शास्त्रीय विधि विधान से गंगा पूजन किया। उसके उपरांत भव्य गंगा आरती देखी। विदेश मंत्री गोदोलिया होते हुए दशाश्वमेध घाट पर पैदल सुरक्षा कर्मियों के साथ आरती स्थल पर पहुंचे। उनके साथ वाराणसी काशी के डीसीपी RS गौतम और आरती के समय वाराणसी पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन और वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा मौजूद थे।
विदेश मंत्री ने गंगा आरती का भी अवलोकन किया। उन्होंने वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का कार्यक्रम काशी में हो, अभी इसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में पहुंचे केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सर्वप्रथम एमपी थिएटर गए, जहां तमिलनाडु के लगे स्टॉलों का अवलोकन किया। इसके बाद विदेश मंत्री काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित हो रहे खेल महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की महिला बास्केटबॉल टीम के मैच का उद्घाटन किया। उद्घाटन पूर्व उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनके साथ ग्रुप फोटो भी कराया। इसके बाद एस जयशंकर मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र पहुंचे, जहां बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत उभरती हुई एक शक्ति विषयक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत पूरे विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत द्वारा किए गए कार्यों को पूरे विश्व ने देखा। आज पूरा विश्व भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। एस जयशंकर ने कहा कि काशी तमिल संगम से दो प्रदेश के रिश्ते और मजबूत होंगे और वह एक दूसरे के करीब आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने G20 सम्मेलन को काशी में कराने को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि G20 सम्मेलन पूरे देश में आयोजित हो रहा है। इसी के तहत एक बड़ा कार्यक्रम यहां भी होगा। ये जो संगमम जो हो रहा है, ये एक किस्म से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री का कि हमारे यहाँ अलग अलग राज्य होते हैं। कभी कभी एक दूसरे के बारे में उतना परिचय नहीं होता, उतनी जानकारी नहीं होती जितना होना चाहिए, और उनका इनिशिएटिव है। और ख़ासकर क्योंकि वाराणसी, काशी और तमिलनाडु के बीच में इतना पुराना संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है कि जब लोग आएंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तो खुद उनको महसूस होगा कि जो उनकी जो पुराने रिश्ते जो हैं, जो एक दूसरे को जोड़ता है और एक किस्म से जो जिसके कारण भारत तो हमें पूरी आशा है, अपेक्षा है कि ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है महीने के लिए, ये बहुत ही सफल होगा। काशी तमिल संगमम में आयोजित छात्र संवाद के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की तर्ज पर रेल की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशन में शहर की पहचान दिखनी चाहिए। उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला होना चाहिए। रेलवे स्टेशन का विस्तार इसी तर्ज पर किया जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में आधुनिक सुविधाओं से लैस 475 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। इसके लिए काम किया जा रहा है। इसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री ने काशी तमिल संगमम पर आयोजित प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार वितरित किया। इसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित खेल महोत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के पुरुष वर्ग के बीच खेले गए बास्केटबॉल मैच का शुभारंभ किया। इस मैच में उत्तर प्रदेश की टीम ने तमिलनाडु को शिकस्त दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है और इस आयोजन से ये दिखाता है कि किस तरह देश एक है, किस तरह से देश मजबूत है और श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना में देश की विश्व की प्राचीनतम शहर काशी और विश्व की प्राचीनतम भाषा तमिल, इन दोनों का जो संयोजन है एक अति अद्भुत कार्यक्रम है। और देश में पूरे के पूरे प्रदेश में सभी में एक हर्ष की लहर है इस आयोजन से। और ये दिखाता है कि किस तरह से देश एक है, किस तरह से देश मजबूत है और श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहा है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का
फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय मैनपुरी में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि बड़े पैमाने पर महिलाएं और नौजवानों ने मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया है और एक आंदोलन और एक नई शुरुआत का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारियों का निर्णय जल्द लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वो मसले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो, खाई पैदा हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सौहार्द की राजनीति, मेल जोल की राजनीति जो नेताजी ने सिखाई और जिस तरीके से भाईचारे की राजनीति नेताजी से उसी रास्ते पर चलेंगे। इस तरह के बिलों का कभी भी समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है। इस बिल का पूरा विरोध समाजवादी पार्टी करती है। भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने चटगांव में बांग्लादेश के विरुद्ध तीसरे वनडे में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक लगाया। ईशान इस प्रारूप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए और उन्होंने इस मामले में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। ईशान ने 131 पर 210 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनके अलावा विराट कोहली ने भी 113 रन बनाए। कोहली ने इस तरह तीनों प्रारूपों को मिलाकर अपने करियर का 72वां शतक लगाया और सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया। बिहार के गया स्थित ऑफिसर्स प्रशिक्षण अकादमी में आज 22वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। आज देश को गया ओटीए से 69 नए सैन्य ऑफिसर मिले। इसके साथ ही टेक्निकल एंट्रीज स्कीम कोर्स के 61 जेंटलमैन कैडेट्स अधिकारी बने। इसके अलावा 49वें स्पेशल कमीशन ऑफिसर कोर्स के 8 जेंटलमैन कैडेट्स को भी अधिकारी का पद मिलेगा। मेरठ जिले में बने बैंड बाजों के बिना बारात अधूरी लगती है, क्योंकि मेरठ का जलीकोठी इलाका वो इलाका है जहां पर ब्रिटिश काल से ही ब्रास के बैंड बाजे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का कारोबार होता है और यहां के बने बैंड और बाजे पूरे विश्व में अपनी धूम मचाते हैं। चाहे शादी हो, एनसीसी या सेना हो, सभी में मेरठ से बने बैंड बाजे व म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि बीते 8 वर्षों में भारत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोर्ट 3.5 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति संगीत का क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सबसे बड़े खरीदार यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूएई जैसे विकसित देश हैं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में म्यूजिक, डांस और आर्ट की इतनी समृद्ध विरासत है। उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र दीपेंद्र कुमार ने बताया कि मेरठ में बने बैंड बाजे का एक्सपोर्ट विभिन्न देशों में किया जाता है। मेरठ के बैंड बाजे व म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के उद्योग को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट व जीआई टैग में शामिल करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि ये कारोबार ब्रिटिश काल से चल रहा है और कुछ समय से इसके एक्सपोर्ट में तेजी भी आई है। पर मेरठ में ब्रास बैंड का जो काम है वो इतिहास, मतलब उसका अपना एक इतिहास है, जो कि आज़ादी से पहले से यहाँ पर ब्रास बैंड का काम होता आया है। आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो ब्रास बैंड से काफ़ी जो इकाइयाँ हैं, लगभग 400 से ज़्यादा इकाइयाँ इसमें काम कर रही हैं और लगभग हज़ारों की संख्या में कारीगर जुड़े हुए हैं। और ये ब्रास बैंड दिन पर दिन एक तरक्की कर रहा है, उनको एक इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम मिल रहा है और ये ब्रास बैंड आज की डेट में मेरठ से वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी हो रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम यूएस में हो रहा है। मेरठ में लगभग सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो टोटल मेरठ में ही बनता है।
इसके अलावा यहाँ पे जो है क्लासिकल में हम देखें तो डग्गे तबला वगैरह मिलता तैयार होता है, ढोलक तैयार होती है और भी जो भी चीजें हम वाद्य यंत्र में सारी मेरठ में तैयार होती है। हम लोग जो है सबसे ज्यादा हमारा रहता है USA, कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और अफ्रीकन कंट्री। इटावा हिंदी सेवा निधि के 30वें सारस्वत समारोह में 22 हिंदी साहित्यकारों एवं हिंदी सेवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा कि हिंदी का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक शिक्षा के स्तर का सुधार नहीं होता। उसके लिए जो सरकारी स्कूलों के संचालक या व्यवस्थापकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते, इटावा हिंदी सेवा निधि के 30वें सारस्वत समारोह में 22 हिंदी मनीषियों को सम्मानित किया गया, जिसमें साहित्य भूषण कवि उदय प्रताप सिंह, प्रख्यात कवि पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी, समालोचक डॉक्टर रमाकांत शर्मा, शिक्षाविद पीयूष रंजन, चिकित्साविद डॉक्टर विनोद जैन, देश रत्न सिन्हा, न्यायमूर्ति गौतम चौधरी, डॉक्टर अनीता कपूर कैलिफोर्निया, फिल्म निर्देशक विनोद गनात्रा मुंबई, शायरा शबीना अदीब, विचारक सुधींद्र भदौरिया, गायिका इशिता विश्वकर्मा मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी डॉक्टर रंजना कुमारी दिल्ली, पूर्व सांसद राजनीति प्रताप सिंह नालंदा, मोतीलाल गुप्ता मुंबई, नौ पत्रकार श्याम कुमार लखनऊ आदि को सम्मानित किया गया है। अयंगर साहब का एक ग्रुप था, उन्होंने कहा ना इंग्लिश को जो है राजभाषा बनाया जाए, तो 14 सितंबर 1949 को ये समझौता हुआ कि साहब ऐसा है दोनों को राजभाषा बना दिया जाए, हिंदी भी और अंग्रेजी भी, लेकिन अंग्रेजी राजभाषा 15 साल रहेगी और 1965 में इसको ख़त्म कर देंगे और हिंदी हो जाएगी। तो आपको याद होगा 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के नाम से मनाते हैं, है या नहीं? अब ये अजीब बात है कि दोनों को राजभाषा बनाया गया, लेकिन बनाते हम हिंदी दिवस है, अंग्रेजी दिवस तो नहीं मनाते। 1965 में फिर ये मामला उठा तो फिर झगड़ा पड़ा, तो उस समय की सरकार ने यह तय किया कि अच्छा भाई अभी अंग्रेजी को राजभाषा चलने दो, और वो आज भी राजभाषा चल रही है। तो राजभाषा आज हमारी दोनों हैं, सिर्फ हिंदी। किसानों की इनकम डबल करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में रायबरेली में कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर में किसानों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों व एक्सपर्ट के माध्यम से किसानों को पराली प्रबंधन व डीकंपोजर का बेहतर प्रयोग के साथ ही पराली को मत्स्य पालन में बेहतर उपयोग के गुण सिखाए गए। इससे जहां एक तरफ वायु प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री की सोच नीली क्रांति को भी बल मिलेगा और मत्स्य पालन के माध्यम से किसान अपनी इनकम बढ़ा सकेगा। हाल ही में भारत सरकार के मत्स्य मंत्रालय द्वारा 2022 का बेस्ट इनलैंड फार्मर का अवार्ड पा चुके सुजीत चौधरी ने किसानों को मत्स्य पालन में पराली के बेहतर प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। गुजरात में भूपेंद्र सिंह पटेल को चुना गया विधायक दल का नेता, पेश की सरकार बनाने की दावेदारी। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर कांग्रेस हाईकमान ने लगाई मोहर, मुकेश अग्निहोत्री को बनाया हिमाचल का उप मुख्यमंत्री। वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल यात्रा में लिया भाग। का साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए होता है लाभदायक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा उत्तर प्रदेश बन गया दुनिया के लिए सबसे बड़ा आर्थिक गंतव्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से बदली दृष्टि। और भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने मचाया तूफान, 121 गेंदों पर बनाया 210 रन, खेली बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में विस्फोट पारी। विराट कोहली ने भी बनाए 113 रन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।